हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो इंडिया साइंस पढ़ें। आज का हमारा टॉपिक है स्फेरिकल मिरर्स। तो चलो समझते हैं आखिर स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। मान लो आपके पास में एक कांच की बॉल है। कांच की बॉल कैसी है? जैसे प्लास्टिक की बॉल आती है ना मार्केट में, अंदर से हॉलो। तो मान लेते हैं हमारे पास ये कांच की बॉल है, स्फेयर, और इसकी शेप आप लोगों को माननी है स्फेयर। मान लो आपने इसका इतना हिस्सा कट कर दिया, तो आपके पास में शेप कैसी आएगी? कुछ इस तरीके से। ये वाला हिस्सा अलग निकल के आ गया और आपने इसके पीछे कर दी है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग समझते हो ना तुम लोग? सिल्वर की कोटिंग चढ़ा दी पीछे से। तो अब हमारा ये क्या बन गया? स्फेरिकल मिरर बन गया। और क्योंकि ये मिरर एक स्फेयर से बनाया हुआ है तो इसका नाम पड़ गया है स्फेरिकल मिरर। इसी तरीके से आप एक और मिरर बना सकते हो। मान लो इस बार मैंने यहाँ से इसको काटा तो आपको कुछ इस तरीके का ग्लास मिलेगा, और इस बार मैंने पॉलिशिंग करी है इस अंदर वाले पार्ट पर। तो ये भी क्या मिला है आपको? स्फेरिकल मिरर। अब देखो इस स्फेरिकल मिरर को ऑब्जर्व करो और इसको ऑब्जर्व करो। इसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा अंदर वाली साइड पर, और इसके अंदर रिफ्लेक्शन होगा इस फ्रंट वाली साइड पर, जो साइड बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई दे रही है, और इसमें रिफ्लेक्शन जो साइड अंदर बेंट है उस पर। तो इन दोनों मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्टिंग पार्ट अलग तरीके का है। तो इन दोनों ही मिरर के अलग अलग नाम होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और ये वाला स्फेरिकल मिरर कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। मतलब स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इनका नाम स्फेरिकल क्यों है? क्योंकि ये एक स्फेयर से बनाए गए हैं। तो देखो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, ये जो कर्व सरफेस है, अंदर केव जैसा पार्ट है, उस पर रिफ्लेक्शन होगा। और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये जो बाहर वाला पार्ट है, जो बल्जिंग सरफेस है, उस पर रिफ्लेक्शन होगा। और आप लोग समझ सकते हो जैसे चम्मच होती है, तो जिस पार्ट से आप खाना खाते हो वो वाला पार्ट कॉनकेव होता है। उस तरीके की अगर शेप है तो वो कॉनकेव, और पीछे वाला कॉन्वेक्स मिरर। तो अब आप लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स पहचान सकते हो आसानी से। अच्छा, ये कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि बल्जिंग सरफेस से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो चलो आगे अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। देखो ये है आपका कॉनकेव मिरर। अब आप लोगों को इसमें कुछ नए नए टर्म्स सुनने को मिलते हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल। तो बारी बारी से समझते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप लोगों को पता है कि ये स्फेरिकल मिरर है, किसी स्फेयर से बना हुआ है। तो सोच के देखो उस स्फेयर का भी तो कोई सेंटर रहा होगा ना। उसी स्फेरिकल मिरर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं C से। यानी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोल सकते हो इट इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। नेक्स्ट आता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो उस स्फेरिकल मिरर की कुछ रेडियस भी रही होगी। रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, वो होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और डिनोट करते हैं R से। तो नेक्स्ट आता है आपका पोल। क्या होता है? ये आपका मिरर है, इस मिरर का सेंटर, तो इस मिरर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं पोल, और इसको डिनोट करते हैं लेटर P से। नेक्स्ट टर्म आपको सुनने को मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो वो लाइन जो स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाली लाइन पास कर रही है पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। एक और वर्ड आपको सुनने को मिलता है अपर्चर ऑफ मिरर। तो देखो अपर्चर ऑफ मिरर क्या होता है। ये हमारा मिरर है, इस पूरे वाले पार्ट से क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन। तो स्फेरिकल मिरर का वो पार्ट जिससे रिफ्लेक्शन होता है
उसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर। यानी आप बोल सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा अपर्चर ऑफ मिरर। अगर मैं इस पॉइंट को ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, तो आप बोल सकते हो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर्चर ऑफ मिरर को। तो अब आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है, तो देखो रिवाइज करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सेम इन्हीं टर्म्स को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी इस्तेमाल करते हैं। तो देखो मिरर का सेंटर, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं इसको, पोल। द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगी, ये मिरर है और ये जिस स्फीयर से बना होगा वो तो ऐसे होगा इधर, तो उस स्फीयर का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड। अच्छा, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, ऐसे भी बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, या फिर आप बोलो रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को जोड़ रही है, तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। इंपॉर्टेंट टर्म आपको सुनने को मिलेगा प्रिंसिपल फोकस, या फिर फोकस भी बोल देते हैं। वो फोकस क्या होता है, ये है आपका कॉनकेव मिरर। पहले हम लोग कॉनकेव मिरर के लिए डिफाइन कर रहे हैं, देन कॉन्वेक्स के लिए डिफाइन करेंगे। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका पोल। तो हम लोग प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करते हैं कि प्रिंसिपल फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पर मिरर पर आने वाली सभी पैरेलल लाइंस आकर के कन्वर्ज होती हैं। मतलब क्या है, आपको पता है ये इंसिडेंट रेज हैं, ये रिफ्लेक्ट करेंगी, तो जितनी भी पैरेलल रेज होती हैं वो सभी पास होती हैं फोकस से। तो हम लोगों ने फोकस को डिफाइन किया है एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर जिस पर सभी पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज करेंगी। अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का केस। ये कॉन्वेक्स मिरर, ये पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं, तो अब ये रिफ्लेक्ट करेंगी। मान लो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करके चली गई, ये भी पैरेलल है तो ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट करके चली गई। अब हम लोगों को क्या पता है कि लाइट रेज अगर पैरेलल आती हैं तो वो फोकस से होकर जाती हैं। इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, लाइट रेज अगर पैरेलल होंगी तो वो फोकस से जाती हुई दिखेंगी। यानी आप जब इन लाइट रेज को ऐसे एक्सटेंड करोगे, बढ़ाओगे, तो ये जिस पॉइंट से आती हुई लग रही होंगी वो होगा फोकस। कॉनकेव मिरर के केस में लाइट रेज सच में मिलती हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में लाइट रेज मिलती नहीं है। यहाँ पर लाइट रेज कन्वर्ज नहीं होती हैं, एक पॉइंट पर आकर नहीं मिलेंगी। यहाँ पर लाइट रेज होती हैं डाइवर्स। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। वो डाइवर्स करता है, फैलाता है लाइट को, जबकि कॉनकेव मिरर एक पॉइंट पर लाइट को कंसेंट्रेट कर देता है। तो आप कॉनकेव मिरर को बोलते हो कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग मिरर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर के केस में लाइट हमें ऐसा लगेगा कि फोकस से आ रही है, सच में नहीं आ रही है, आती हुई लगेगी अगर हम लाइट को एक्सटेंड करेंगे तो आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में बोलोगे द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर is a point on principal axis from which parallel light rays appears to diverge after reflection। एक चीज और समझो, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस कहाँ, पीछे की तरफ। कॉनकेव मिरर के केस में फोकस कहाँ था, फ्रंट में। अच्छा, कॉनकेव मिरर के केस में फोकस पर लाइट रेज सच में मिलती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रियल फोकस। जबकि कॉन्वेक्स मिरर के केस में लाइट रेज सच में मिलती नहीं है, मिलती हुई लगती हैं, अपीयर्स टू डाइवर्ज, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल फोकस। है नहीं सच में, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है। एंड नाउ द टर्म फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आखिर क्या होती है? फोकल लेंथ होती है फोकस से लेकर के पोल तक की दूरी। सेम कॉनकेव मिरर में
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। द लेंथ बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ अ मिरर इज नोन एज फोकल लेंथ। इसके अलावा फोकस में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में होता है रिलेशन। फोकल लेंथ एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है। यानी ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका आधा क्या होता है, फोकस। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो फोकस कितना, 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो फोकस कितना, 15 सेंटीमीटर। तो अब आप लोगों को सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर है। तो आगे अब हम लोग पढ़ते हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अगर ये आप लोगों को आ जाएंगे तो आगे इमेज फॉर्मेशन भी आपको समझ में आ जाएगी। तो ध्यान से समझो, पहला रूल कहता है हमारा कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो हमेशा और हमेशा फोकस से रिफ्लेक्ट होकर के जाएगी। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट रूल जस्ट इसके उल्टा, पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। ये तो पहले का जस्ट रिवर्स है। थर्ड रूल है आप लोगों का कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही लौट जाएगी। मतलब अ रे ऑफ लाइट विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ पर लौट जाएगी। अच्छा सोच के देखो ऐसा होता क्यों होगा। आप लोगों को पता है कि मिरर में हो रहा है रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी रहता है 0। एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 कैसे, नॉर्मल ड्रॉ करो मिरर पर, तो जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वही नॉर्मल भी है इस स्फेरिकल मिरर पर, तो यही नॉर्मल है और यही इंसिडेंट रे है। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना, 0। इसीलिए वो वापस अपने पाथ को ट्रेस कर लेती है। एंड द लास्ट रूल इज, ये आप लोगों को पता ही है कि अगर इंसिडेंट रे कोई एंगल बना रही है तो वो उतना ही एंगल बना करके निकल जाएगी। इफ दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों क्या होते हैं, इक्वल। तो बहुत ही सिंपल से रूल है। अगर आपको ये आते हैं तो आप लोग इमेज फॉर्मेशन भी बहुत आसानी से कर लोगे। तो चलो अब हम लोग रूल्स पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो हमें जाती हुई दिखेगी फ्रॉम फोकस, और ध्यान करो सच में नहीं जा रही होगी, इट विल अपीयर टू पास थ्रू फोकस। तो अगर लाइट रे पैरेलल है तो वो हमें फोकस से जाती हुई अपीयर होगी। तो सेकंड रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। तो आप लिख सकते हो रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग टुवर्ड्स फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। थर्ड लॉ है आपका कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो वो लाइट रे अपना पाथ ट्रेस बैक करेगी, यानी अपने ही पाथ पर लौट जाएगी। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही थी तो अपने ही पाथ पर लौट जाएगी। यहाँ पर भी अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज 0 डिग्री। अच्छा अगर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा हो कि ये लाइट रे ऐसे क्यों नहीं जा रही है, तो देखो मिरर है ये, लाइट रे आएगी और रिफ्लेक्ट करेगी। और आपका लास्ट लॉ है कि अगर कोई लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है आई विद नॉर्मल, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उतना ही एंगल बना करके पास हो जाएगी। ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और साथ में ये नॉर्मल भी है। मिरर के अंदर वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, और ये तो आपको दिखाई भी पड़ रहा है कि एंगल 90 है यहाँ पर। सेम यहाँ पर भी ये वाली लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है तो ये एंगल कितना बना रही है, 90। ये वाला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है मिरर के ऊपर। तो आप लोगों को इमेज फॉर्मेशन के सारे रूल समझ में आए।
तो आप लोगों को करना क्या है, ये सारे रूल्स अच्छे से पहले रिवाइज करने हैं और फिर हम लोग आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड फॉर योर नोट्स प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So thank you students and keep revising.